बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीर इज़ हियर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही कॉमन डिज़ीज़ के बारे में मुझे कुछ बातें करनी है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके गर्दो-नवाह में हर तीसरे चौथे बंदे को ये बीमारी है। मेरी मुराद डायबिटीज़ यानी शुगर, उर्फ़-ए-आम में इसको शुगर कहते हैं। डायबिटीज़ होती क्या है? दरअसल डायबिटीज़ जो है, इट इज़ अ कंडीशन व्हेन योर ब्लड शुगर लेवल इज़ टू हाई। शुगर लेवल बहुत ज़्यादा इसमें हो जाता है और इसकी वजह सिर्फ ये है कि पेंक्रियाज जो हमारा लबलबा है वो इंसुलिन बनाता है, लेकिन डायबिटीज़ में वो इंसुलिन या तो बिल्कुल नहीं बनाता या जितनी ज़रूरत है या उससे कम बना रहा है, या ये जो बना रहा है वो इतनी ताकतवर नहीं है जो हमारे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर सके। तो ये शुगर की बीमारी बहुत ज़्यादा आम है। अब ये सबसे ज़्यादा जो बीमारी है ये आती है कार्बोहाइड्रेट से। जो कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं अपने खाने पीने की चीज़ों में, उससे ये शुगर की बीमारी आती है और इसमें हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे टाइप 2, टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, प्री डायबिटीज़ है, फिर उसके बाद गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, उसके अलावा फिर ये इम्यून सिस्टम की डिस्टर्बेंस है। या अब इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो डायबिटीज़ टाइप 2 है। अब डायबिटीज़ टाइप 2 में होता क्या है कि बॉडी डज नॉट मेक इनफ इंसुलिन फॉर आवर बॉडी टू रिस्पॉन्ड नॉर्मली। अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। ये मोस्ट कॉमन जो है ये टाइप है डायबिटीज़ की, यानी कि इसमें जिस्म जो है वो इंसुलिन हमारे नहीं बना रहा। तो इंसुलिन नहीं बना रहा, कोई भी चीज़ खाते हैं तो उससे जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है, उससे जो शुगर प्रोड्यूस होती है, ख़ास तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स, वो शुगर अब यूटिलाइज नहीं हो पा रही, उसका असर ज़ायल नहीं हो पा रहा क्योंकि इंसुलिन नहीं है। अब ये टाइप 2 डायबिटीज़ है। फिर आती है प्री डायबिटिक स्टेज। उसमें ऐसा है कि शुगर लेवल तो तेज़ होता है, लेकिन यह है कि उसमें HbA1c जो 3 महीने का शुगर का टेस्ट है वो कंट्रोल रहता है। फिर उसके बाद टाइप 1 डायबिटीज़ है। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है और ये सबसे ज़्यादा बच्चों में होती है, यानी जो छोटे बच्चे अगर आपने देखे हों जिनको इंसुलिन लगती है, उनमें टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं होती है और इसको डायबिटीज़ इंसिपिडस भी कहते हैं। उसमें मुख्तलिफ अलामतें हैं, बच्चों को पेशाब बहुत ज़्यादा आता है और फिर उनका ग्लूकोज लेवल चेक करवाएं वो हमेशा ज़्यादा होता है। फिर एक होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ दरअसल प्रेगनेंसी में होती है, जो हामला औरतों में शुगर लेवल ज़्यादा होता है तो उनको इंसुलिन वगैरह फिर लगाते हैं ये। और फिर यही गेस्टेशनल डायबिटीज़ है बच्चे की पैदाइश के बाद कुछ ख़वातीन में ये डायबिटीज़ टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि बहुत ही कॉमन है। और तकरीबन अगर देखा जाए रिसर्च के मुताबिक तो यूनाइटेड स्टेट में तकरीबन 37 से 38 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ है, यानी कि तकरीबन अमेरिका की आबादी के 10 से 12% लोग जो हैं वो डायबिटीज़ के शिकार हैं। और उनमें से भी टाइप 2 जो है वो 90 से 95% लोगों को है। और पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो तकरीबन ये 535 से 537 40 मिलियन जो लोग हैं उनको ये डायबिटीज़ है, और शायद ये इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? सबसे पहला सिम्टम है इसमें पोलीडिप्सिया, यानी कि प्यास का बहुत ज़्यादा लगना, और फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी पेशाब का बार बार आना, फिटीग यानी जिस्म में थकावट। मरीज़ आके अक्सर कंप्लेन करता है जी टांगों में बहुत शदीद दर्द होती है और ख़ास तौर पर पेन एब्डोमेन होती है, यानी वो पेट में उसको दर्द होता है। हत्ता कि वो अक्सर मरीज़ आके मुझे शिकायत करते हैं जी हमारे पेट में गोले बन रहे हैं, ऐसे जैसे जो है वो कोई मैस पड़ा है, बहुत शदीद दर्द होती है। फिर ये है कि ब्लर विजन, यानी कि नज़र में वो धुंधलापन आ जाता है, यकदम उनका वज़न कम हो जाता है, और फिर उनकी नमनेस होती है, टिंगलिंग होती है, यानी पाँव की उंगलियों में ख़ास तौर पे सुइयाँ चुभती हैं और हाथों में। उसके अलावा उनको अगर कोई ज़ख़म हो जाए
تو وہ بڑا سلو کر کے بڑی سلولی وہ اس کی ہیلنگ ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ اس میں مختلف انفیکشنز کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اور اگر ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو انفیکشن ہو جائے تو وہ بڑی دیر سے ٹھیک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کمپلیکیشنز بھی آتی ہیں۔ اس کے مختلف کازز ہیں، جن میں سب سے مین کاز ہے انسولین ریزسٹنس۔ انسولین ریزسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ انسولین جو سیل ہمارا پروڈیوس کر رہے ہیں وہ مسل فیٹ اور لیور میں وہ رسپونڈ نہیں کرتے انسولین کو، یعنی جو ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ انسولین اس پہ اثر ہی نہیں کر رہی۔ تو انسولین ریزسٹنس بہت زیادہ کامن ہے، جو فاسٹ فوڈ سے اور مختلف کولڈ ڈرنک سے اور مختلف یہ جو ہم آج کل جیسے کھانے ہیں ہمارے کھاد سے بھرے ہوئے ان کھانوں سے، اور خاص طور پر چینی سے، یہ بہت زیادہ انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے اور اس سے ڈائبٹیز ہوتی ہے۔ پھر آٹو امیون ڈیزیزز ہیں، پھر اس کے علاوہ ہارمونل امبیلنس ہے۔ اس کی اب کمپلیکیشنز ہیں ڈائبٹیز کی، بہت زیادہ کمپلیکیشن ہے۔ سب سے زیادہ جو کامن ہے وہ ہے ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس۔ ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس میں یہ ہے کہ مریض کی شوگر 700-800 سے اوپر ہوتی ہے، اور وہ ہیمو ڈائنامکلی وہ اسٹیبل نہیں ہوتا، اس کا بلڈ پریشر نارمل نہیں ہوتا، وہ ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، اور یہ مریض جب آتا ہے تو یہ، لیکن ایک بات ہے کہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے اگر یہاں پر ایک پراپر چینل سے اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے۔ دوسرا پھر اس میں ہائپوگلائسیمیا بہت بڑی کمپلیکیشن ہے، یعنی شوگر لیول کا بالکل گر جانا، وہ مریض کو بے ہوش بھی کر دیتا ہے اور اکثر اوقات مریض کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ اب یہ کہ لانگ ٹرم ڈائبٹیز اگر ہوتی ہے، لانگ ٹرم ڈائبٹیز کی کمپلیکیشنز اپنی ہیں۔ سب سے پہلے لانگ ٹرم میں دل، دماغ، گردے اور آنکھیں، یہ 4 چیزیں آپ کی آہستہ آہستہ ضائع ہو رہی ہیں۔ دل کو اگر دیکھیں، کرونری آرٹری ڈیزیز ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، سٹروک ہو سکتا ہے، تھیروسکلیروسس ہو سکتی ہے، نالیاں تنگ ہو سکتی ہیں۔ اس دماغ میں دیکھا جائے تو جو نروز ہیں وہ اسپائنل کارڈ سے جو نرو نکل رہی ہیں وہ ڈیمیج ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں آنکھ میں ریٹینوپیتھی ہو سکتی ہے، ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی بہت کامن ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے گردے ڈائبیٹک نیفروپیتھی ہو سکتی ہے، اسکن انفیکشنز ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ یہ شوگر جیسے پاؤں میں خاص طور پہ لور لمز میں جب اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس سے بلڈ سرکولیشن ڈسٹرب ہوتی ہے، اس سے گینگرین بن جاتی ہے، تو اس سے فوٹ ایمپوٹیشنز یا لمب ایمپوٹیشن، یعنی اس کا ہاتھ یا اس کا خاص طور پہ پاؤں یا پاؤں کا کوئی حصہ کاٹنا بھی پڑ جاتا ہے۔ سننے میں بھی ہیئرنگ لاس بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مختلف ڈیزیزز ہیں، خاص طور پہ خواتین میں یو ٹی آئی، یورینری ٹریک انفیکشن، ڈائبیٹک خواتین میں بہت زیادہ ہے۔ اب یہ ہونا ایسا چاہیے کہ شوگر جو ہے وہ خالی پیٹ 90 سے 110 کے درمیان ہونی چاہیے، اور کھانا کھانے کے ٹھیک 2 گھنٹے بعد 130 سے لے کر 170 تک ہونی چاہیے۔ تو یہ کوشش کریں کہ شوگر لیول آپ کا خالی پیٹ اور کھانے کے دوران اتنا ہونا چاہیے۔ اب اس کے ڈائگنوسس کے لیے ایسا نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ شوگر چیک کرائی تو وہ 400 آ گئی تو آپ پریشان ہیں۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے آپ HbA1c کروائیں۔ HbA1c یہ ایک ٹیسٹ ہے جو پچھلے 3 مہینے کی شوگر کے بارے میں بتاتا ہے کہ پچھلے 3 مہینے سے شوگر لیول کتنا رہا ہے۔ اب یہ 3 مہینے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ شوگر ہوتی ہے ریڈ بلڈ سیلز پہ، اور ریڈ بلڈ سیل کی زندگی ہے 120 دن۔ 120 دن کے بعد پچھلے سیل آٹومیٹکلی، جس سیل کی 120 دن زندگی ہو جاتی ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، اس کی جگہ نیا بن جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ اپروکسیمیٹلی ہم نے ایک ایوریج سے نکالی ہوئی ہے کہ 3 مہینے کا یہ شوگر کی رپورٹ کریں کہ جو سیل ہیں ان کے پچھلے 3 مہینے سے ان کی کیا صورتحال ہے۔ تو یہ عموماً 6.4 یا 6.5% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ جس پیشنٹ کی HbA1c 6.5 سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب اس کی شوگر کنٹرول نہیں ہے۔ اب اس کو مینیج کرنا چاہیے اور اس کی ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے۔ شوگر کا علاج ڈاکٹر سے زیادہ مریض خود کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شوگر اپنے روزانہ چیک کریں، ایک دن خالی پیٹ چیک کریں، ایک دن کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد چیک کریں، اور خالی پیٹ میں نے بتایا کہ وہ 110 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد وہ 170 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر مختلف میڈیسن ہیں، اورل ڈائبیٹک ڈرگز ہیں، وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ لوگ استعمال کریں، یا انسولین جن کو لگتی ہے وہ انسولین کے یونٹ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کم زیادہ کرتے رہیں۔
अब इससे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपने सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में से चीनी को ख़त्म कर देना है, शुगर को बिल्कुल ख़त्म कर दें। चीनी हो, गुड़ हो, शक्कर हो, कोई भी मीठी चीज़ है उसको आप ख़त्म कर दें। उसमें चूँकि ये शुगर हमारे पास जो चीनी घर में आती है वो बिल्कुल एक सफ़ेद रंग की होती है, जबकि जब ये गन्ने के रस से बनती है तो इसका कलर ब्राउन होता है। लेकिन इसको ब्लीच और यूरिया के साथ ये वॉश करते हैं और फिर ये सफ़ेद करके हमारे घरों में बेचते हैं। वो दिखने में तो प्यारी लगती है, लेकिन वो देखा जाए तो एक जहर है, जिससे जो है वो शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चीनी अपनी ज़िंदगी से, जो पुराने लोग हैं वो ये चीज़ जानते हैं कि पहले मिठाइयों की दुकानें, बेकरी वगैरह नहीं थी होती, तो लोगों को शुगर भी कम थी। अब हर चीज़ में चीनी इस्तेमाल होती है, तो शुगर अब बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। उसके बाद एंग्जाइटी और डिप्रेशन है इसकी वजह। डिप्रेशन और एंग्जाइटी को कोशिश करें जितना कम कर सकें आप अपने कम करें। स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग छोड़ें। कोई बंदा अल्कोहल यूज़ करता है तो वो अल्कोहल इंटेक को बंद कर दे। अपनी नींद जो है 7 से 9 घंटे कम से कम अपनी नींद रखें। अपना खाना हेल्दी फूड लें, चावल बिल्कुल छोड़ दें और कोशिश करें सारे दिन में आधी रोटी खाएं। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा एक डाइट प्लान शुगर के पेशेंट का, तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि इंशाल्लाह जो इसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह 20 दिन में या महीने में उनकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी। कि अगर शुगर का मरीज़ अपने शुगर को कंट्रोल रखे तो वो एक नॉर्मल बंदे से बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। आप डेली वॉक करें, आप सादा खाना खाएं, आप शादियों से और किसी भी पार्टी से और फंक्शन से कुछ ना खाया करें, घर से खा के जाएं और सादा जो ग़िज़ा आपके घर में है वो खाएं, तो आप एक नॉर्मल बंदे से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। शुगर कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि जिससे परेशान हुआ जाए। हाँ, अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर ये डेफिनेटली ये बहुत एक सीरियस चीज़ है, लेकिन अगर ये कंट्रोल हो, और जिन पेशेंट्स की मेरे पास जो शुगर कंट्रोल है वो इसको फॉलो करते हैं, जो मेरी हदायत को फॉलो कर रहे हैं, वो अक्सर आके मुझे बताते हैं कि डॉक्टर साहब अभी हम बिल्कुल बेहतर फील कर रहे हैं, हमारे जिस्म में दर्द नहीं है, हमारी नज़र वापस से ठीक होना शुरू हो गई है, हमारा दिल का मसला काफ़ी बेहतर हो गया है, हमारे गुर्दे काफ़ी बेहतर हो गए हैं, और ये बातें उनकी रिपोर्ट से भी ज़ाहिर होती हैं। अच्छा, अब शुगर से आप जान छुड़वा सकते हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह है कि आप एहतियात करें और परहेज़ करें। 80% इलाज मरीज़ अपना खुद करता है, 20% डॉक्टर की हदायत होती है। अब एक सिंपल सा खुलिया ज़हन में रखें कि शुगर में होता क्या है कि इंसुलिन नहीं बन रही। अब इंसुलिन अगर या कमज़ोर बन रही है, तो जो तो कमज़ोर बन रही है उसमें हम ओरल डायबिटिक ड्रग्स दे रहे हैं, पेशेंट को हम मेडिसिन मुख्तलिफ दे रहे हैं जिससे वो शुगर अपनी कंट्रोल कर सकता है। वो जो इंसुलिन बन रही है या थोड़ी बन रही है उसकी ताकत बढ़ा देते हैं। लेकिन अब जो सिरे से इंसुलिन बन ही नहीं रही, तो उस पेशेंट में इंसुलिन बाहर से देना पड़ेगी। तो लिहाजा इंसुलिन से घबराया ना करें। इंसुलिन एक इलाज है, और कोई डॉक्टर की पेशेंट से दुश्मनी नहीं है कि वो उसको इंसुलिन लिख के दे रहा है। इंसुलिन इंतहाई बेहतरीन और इंतहाई मुफीद इलाज है। हालांकि मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं जी इंसुलिन लग जाए तो बंदा उस तो बाद नहीं बचता। अक्सर पेशेंट ये शिकायत करते हैं जी इंसुलिन शुरू कर ली इसका मतलब हमने नहीं बचना है। ऐसा नहीं है, सबसे बेहतरीन और पहला इलाज इंसुलिन होना चाहिए और है भी। अपना ख्याल रखें और कोशिश करें सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। जिसको भी डायबिटीज़ है वो अपने गिरदोनवा में सफाई का बहुत ख्याल रखें। और अगर किसी पेशेंट में ये सारी अलामात हैं, ये सब कुछ हो रहा है जो मैंने अलामात बताई, तो फ़ौरन जितना जल्द हो सकता है अपना चेकअप करवाए, किसी भी डॉक्टर के पास जाके अपने शुगर चेक करवाए और HbA1c करवाए। और फिर मुतलका जो डायबिटोलॉजिस्ट होते हैं या मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स हर इलाके में बैठे हैं उनसे जाके मशवरा करें और अपना फौरी इलाज करवाएं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे, और आप यकीन करें मैंने लोगों के बाजू और हाथ कटते देखे हैं, उनके पाँव कटते देखे हैं, और ये इन्फेक्शंस बहुत सीवियर हो जाती हैं, गैंग्रीन बन जाती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना इलाज करवाएं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, खुदा आपकी खैर करे। अगर आप ये इन हदायत पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।